अब जब निकल आए तो हाँ की चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। क्योंकि मुझे पहले ही दिन पता चल चुका था 10 तारीख को कि महाराज अभी भाग रहे हैं। सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने वीडियोस को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार चर्चा दूसरी है। इस बार चर्चा है आपका चैलेंज, है ना? और आपने किस तरह से उनमें गड़बड़ियां देखी और क्या गड़बड़ियां आपको मिली थी? नागपुर में 5 जनवरी से 13 जनवरी तक धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी का कार्यक्रम आयोजित था, रामकथा प्रवचन का। मैं यहाँ आया इंडियन साइंस कांग्रेस के लिए। मैं मुंबई रहता हूँ 25 साल से। नागपुर मेरा पहले से सेंटर रहा है। तो मुझे सबसे पहले कहा गया कि उनका रामकथा का आयोजन है। मैंने कहा अच्छी बात है, उसका तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन लोगों ने ये ध्यान में ला के दिया कि उनका दिव्य दरबार के काफी वीडियोज उपलब्ध है, और यहाँ पर भी नागपुर में 7 और 8 तारीख को दिव्य दरबार लगने वाला है। इसलिए मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया। मेरी बड़ी टीम है, उन टीम को मैंने भिड़ा दिया। 40-50 वीडियोज उन्होंने खंगाले और उनके ध्यान में आया कि इसमें काफी कानूनन उल्लंघन होता है। 2 कानून है, एक महाराष्ट्र का जादू टोना विरोधी कानून 2013 का है, और दूसरा कानून है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। ये केंद्र का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है। तो दोनों का इसमें उल्लंघन हो रहा है। तो इसलिए हमने फिर उन वीडियोज में से, जो वीडियोज पहले से प्रसारित हुए थे, उन वीडियोज में से ऑब्जेक्शनेबल कौन कौन सी चीजें हैं उनको निकाला। बाहर निकालने के बाद में ये जादू टोना विरोधी कानून जो है, उसमें केवल प्रचार और प्रसार करना ये भी इक्वली गुनाह है। जादू टोना विरोधी कानून बहुत ही कड़ा कानून है, कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल है। उसमें जो पनिशमेंट का प्रावधान है वो 6 माह कारावास से लेकर तो 7 साल का कारावास हो सकता है, प्लस 5,000 से 50,000 रुपए का दंड हो सकता है। और ये कानून का हर शब्द मैंने फाइनल किया है, उसकी सभी बारीकियां मैं जानता हूं। उसका पुलिस का ट्रेनिंग पूरे महाराष्ट्र के अधिकारियों का मैंने किया है, और उसका काफी प्रबोधन महाराष्ट्र में किया है। तो इसलिए बहुत उसकी बारीकियां मुझे देखते ही पूरा कानून ही मेरे अंदर में होता है। तो जब पता चला कि ये कानून का उल्लंघन उसमें हो रहा है और बहुत गंभीरता से हो रहा है, तो मैंने ये सब कानून की बारीकियां निकालकर, ये जो प्रूफ्स है सब वीडियोज में से निकालकर, कि यहाँ से मिनट से लेकर ये मिनट तक के जो वाक्य है उसको ये कानून लागू होता है, यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को कानून लागू होता है, एक पूरा ओरिजिनल वीडियो और उसके ये स्प्लिट्स पार्ट्स ऐसे निकाल कर यहाँ के पुलिस अधिकारी के पास दिए। महाराष्ट्र के जादू टोना विरोधी कानून के तहत दक्षता अधिकारी, विजिलेंस ऑफिसर की तरफ ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इंस्पेक्टर और उनके ऊंचे दर्जे के, उनसे ऊपर के ऊंचे दर्जे के लोगों को विजिलेंस ऑफिसर डिप्यूट किया जाता है। नागपुर ये बड़ा शहर होने के कारण यहाँ पे एससीपी क्राइम रोशन जी पंडित, ये विजिलेंस ऑफिसर चीफ है, जिसको हम समन्वयक कहते हैं, समन्वयक दक्षता अधिकारी कहते हैं। तो उनके पास मैं गया, उन पर ये मैंडेटरी जिम्मेदारी है। यानी इस कानून के तहत 5वां कलम है एक कानून में दक्षता अधिकारी के ड्यूटीज के लिए। उसमें कहा गया है कि अगर ऐसी कोई घटना आपके एरिया में घटती है कि जिसके कारण इस कानून का उल्लंघन होता है, तो आपको उसको खुद संज्ञान लेकर उसको प्रतिबंधित करना है, एफआईआर खुद दाखिल करना है, और चार्जशीट तक की आगे की कार्रवाई कर कोर्ट तक आपको केस को पहुंचाना है। अब ये जिम्मेदारी खुद मैंडेटरी दक्षता अधिकारी की। तो यहाँ कानून में जो कंप्लेंट कर सकता है, या तो जो पीड़ित व्यक्ति है या फिर उसके फैमिली मेंबर से वो कर सकते हैं, या फिर दक्षता अधिकारी कर सकता है। मैं कमेटी का, ये जो कमेटी है महाराष्ट्र जादू टोना विरोधी कानून से के लिए बनी, यानी जादू टोना विरोधी कानून प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति, इसकी एक शासन की कमेटी है। उसका मैं सह-अध्यक्ष हूँ। कैबिनेट मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं इस विभाग के, और राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं, और कमिश्नर जो होते हैं इस विभाग के वो सदस्य सचिव होते हैं, और काफी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज इसके सदस्य होते हैं। तो ये बहुत ही प्रतिष्ठित कमेटी है। ये कमेटी को भी ये अधिकार नहीं कि खुद कंप्लेंट दायर करे, दक्षता अधिकारी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। इसलिए मैंने उन तक ये सब कंप्लेंट दी। फिर यहाँ के नागपुर के पुलिस आयुक्त जो होते हैं, सीपी जो होते हैं, उनसे मैं मिला, उनको भी ये बातें सब समझाई, बारीकियां उनके सामने रखी। थोड़ा सा मेरे ध्यान में आ रहा था कि कहीं तो भी ज्यूरिडिक्शन की बात उनके दिमाग में आ रही। हालांकि इस काम का ज्यूरिडिक्शन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि केवल प्रचार और प्रसार इन चीजों का करना ये भी कानून का उल्लंघन है, और उसके लिए इक्वल सजा का प्रावधान।
लेकिन इसके बावजूद 7-8 में यहाँ पर ऑलरेडी दरबार भरा था महाराज का। महाराज ने खुद ही अपना वीडियो प्रसारित किया और उस वीडियो में भी इसका उल्लंघन है। तो इसलिए 8 तारीख को मैंने पहले कंप्लेंट दी थी, 10 तारीख को दूसरी कंप्लेंट दी। उसमें सभी यहाँ पर नागपुर में जो प्रोग्राम हुआ उसमें जो उल्लंघन हुए वो सब प्रूफ्स उनके सामने रखे और उनको कहा कि आपके लिए अभी एक्शन लेना मैंडेटरी है। उस दिन रात 3 बजे तक पुलिस अधिकारी काम करते रहे, दूसरे दिन फिर सुबह 10 बजे से भिड़े काम करते रहे, क्योंकि मुझे पहले ही दिन पता चल चुका था 10 तारीख को कि महाराज अभी भाग रहे। यहाँ पत्रकारों से मेरा संबंध रहा है, मैंने काफी सालों तक नागपुर में पत्रकारिता की है, तो नेचुरली उनके तरफ से मुझे जानकारी मिलती थी और इसलिए मैंने पुलिस को इत्तला दिया कि ये महाराज कल भागने वाले हैं शाम को, तो आपको उसके पहले उनको जो भी करना होगा पहले करना होगा। इतना ही नहीं, तो महाराज जब 11 तारीख को यहाँ से भाग रहे थे, क्योंकि 13 तारीख का कार्यक्रम प्रसिद्ध हो चुका है, मैं आपको पत्रिका भेज दूंगा, उसमें भी 13 तारीख का कार्यक्रम है। पोस्टर जो लगे पूरे एरिया में उसमें 13 तारीख का कार्यक्रम है। ये बहुत बड़ा आयोजन है, हजारों की तादाद में लोग आते हैं और ये आयोजन के खर्चे भी बहुत बड़े। तो 2 दिन के खर्चे छोड़कर महाराज भाग रहे हैं यहाँ से, आयोजकों ने जो मेहनत कर भाग रहे हैं, तो ये कोई आसान बात नहीं है। पुलिस को मैंने ये इत्तला दी कि अभी महाराज भाग रहे हैं, जब भाग रहे थे तब भी दी थी, सीपी को भी दी थी और साथ में हमारे क्राइम जो एसीपी है उनको भी दी थी, जो हमारे दक्षता अधिकारी। लेकिन वो अपना काम करते रहे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं ली, महाराज भाग गए। उसके पहले 9 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर महाराज को चुनौती दी थी, क्योंकि महाराज के इस वीडियोज में जो भी कानून का उल्लंघन होता है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ में इनके चमत्कारों के दावे, जैसे वो दावे करते हैं अपने अलग अलग वीडियोज में, हर जगह पर ये दावे हैं कि वो अपने भक्तों के नाम अपने आप पहचानते, पहले चिट्ठियां लिख के रखते हैं, पर्चियां लिख कर रखते हैं, पहले से वो जानते हैं कि इसका नाम क्या है, इसके इनके पिताजी का नाम क्या है, इनकी उम्र क्या है, इनके मोबाइल नंबर्स क्या है। ये महाराज के दावे, हमने अपनी ओर से कोई आह्वान नहीं दिया। महाराज जो दावे ऑलरेडी अपने दिव्य दरबार के वीडियोज में कर रहे हैं, उन्हीं को हमने चुना। महाराज ये भी दावा करते हैं कि उनके भक्तों के घर के अंदर कौन से रूम में, कौन से रूम के कौन से अलमारी में क्या चीज रखी है, वहां बाजू में एक लाल रंग का कपड़ा है, वहां पर एक भभूति की पुड़िया है, ये सब बातें वो कहते हैं। तो इसका मतलब उनके पास में दिव्य शक्ति है, इंग्लिश में इसको क्लेरोवैंस कहते हैं, कहीं भी जाकर सूक्ष्म देह से देखकर आ सकते हैं और अपने आप जान लेना, इसको इंट्यूशन भी कहा जा सकता है, इसको अंतर्ज्ञान भी कहा जा सकता है, टेलीपैथी भी कहा जा सकता है। तो जो ये अंतर्ज्ञान की चीजें उनमें है या फिर दिव्य शक्ति की उनमें चीजें है, आज तक दुनिया में कभी ये साबित नहीं हुआ। इन चीजों के बारे में मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत अपडेट रहना पड़ता है। तो महाराज जी ये सिद्ध करे, इसलिए हमने उनको चुनौती दी। ऐसी चुनौती हम लगातार देते हैं। सभी पत्रकारों के सामने ये चुनौती पारित होगी। 5 लोगों का एक मंडल होगा, जो ना हमारे होंगे ना आपके होंगे, बहुत ही प्रतिष्ठित नागपुर के नागरिक होंगे। पहले से 10 लोगों की जानकारी हम उनके पास दे देंगे, सीलबंद लिफाफे में, वो भी नहीं देख पाएंगे। और ऐन वक्त पर महाराज के सामने हम 10 लोग हाजिर करेंगे। महाराज उनके नाम बताए, उनके पिताजी का नाम बताए, अपनी दिव्य शक्ति से उनकी उम्र बताए और उनके टेलीफोन नंबर बताए। जहां एक प्रोग्राम कंडक्ट होगा, शायद पत्रकार भवन में ही कंडक्ट होगा, तो उसके पास के रूम में हम 10 चीजें रखेंगे, बाकायदा उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहेगा। महाराज जी अपने दिव्य शक्ति से जाकर वो 10 चीजें पहचाने। ये दोनों चीजें 2 बार कंडक्ट की जाए, इसलिए कि पहली बार किसी की गलती हो सकती है, कुछ बदमाशियां हो सकती है, इसलिए 2 बार कंडक्ट की जाएगी। और दोनों बार अगर 90% करेक्ट वो बता सकते हैं, हमारा आग्रह होना चाहिए, हालांकि 100%, क्योंकि इंसान से गलतियां हो सकती है, दिव्य शक्ति से तो गलतियां होने की कोई गुंजाइश नहीं, इसके बावजूद 10% छूट देने के लिए हम तैयार है। 2 बार अगर 90% या उससे ज्यादा आप करेक्ट रहते हो, तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 40 सालों से आह्वान है, ये 30 लाख रुपए का पारितोषिक आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए 3 लाख रुपए ये पंच कमेटी के सामने आपको डिपॉजिट रखने पड़ेंगे। अगर आप हारते हो तो ये 3 लाख रुपए जब्त हो जाएंगे, वो अनिसा के यानी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। अगर आप जीतते हो तो ये 3 लाख रुपए भी आपको वापस मिलेंगे और 30 लाख रुपए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के आपको मिलेंगे। हमने ये भी कहा है उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसी विज्ञप्ति में, कि हमको मालूम है कि महाराज को 30 लाख रुपए की कोई कीमत नहीं, क्योंकि हजारों करोड़ों में वो खेलते हैं। तो इसलिए पैसे के लिए मत स्वीकार।
दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आगे आए। अगर पैसे न लेने के लिए, बख्शिश न लेने के लिए भी वे आगे आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, पूरा इसका आयोजन करेंगे। और अगर 2 बार वो जीतते हैं 90% से ज्यादा, तो मैं खुद अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का संस्थापक उनके चरणों पर माथा टेकूंगा, माफी मांगूंगा। और इतना ही नहीं तो 40 सालों से हमने कई हजारों बाबाओं का एक्सपोजर्स किया है, बड़े बड़े बाबाओं को नागपुर से खदेड़ा है। वो संगठन हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे। और आगे की बात कहूंगा, आगे की बात यह है, महाराष्ट्र को जादू टोना विरोधी कानून भी रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि वो इसी के आधार पर खड़ा है। इतनी बड़ी वो बात होगी। ये भी बात हमने कही है कि महाराज जी केवल अपनी आह्वान सिद्ध करने के लिए मत आइए, पूरे दुनिया को सबक सिखाने के लिए आगे आइए। आज तक दुनिया में ऐसी दिव्य शक्ति सिद्ध नहीं हुई है। अगर महाराज जी ये सिद्ध कर देंगे तो सारे दुनिया में ये बहुत बड़ा नाम होगा, भारत का बड़ा नाम होगा कि भारत में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें इस ढंग की, एक 26 साल के लड़के में इस ढंग की दिव्य शक्ति है। ये इतनी बड़ी बात साबित होगी, भारत का भी नाम ऊंचा होगा। ये आह्वान हमने दिया था 9 तारीख को, और उसके बाद में महाराज जी 11 तारीख को अपने 2 दिन के प्रोग्राम छोड़कर, नागपुर छोड़कर भाग गए। इसके पहले यहाँ कई बाबा ऐसे भागे हैं, इसलिए हमने भाग गए ये शब्द का उपयोग किया। सर आपका कहना है कि वो भाग गए, है ना, लेकिन उनका ये कहना है कि जब हम 7 दिन तक रुके तब तक क्यों नहीं आए आप? भाई सीधी सी बात है, पहले हम ऐसा करते थे जब हमारे पास कानून नहीं था। हर समय जाने का, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने का, हर समय झगड़े करने का, ये तो संभव नहीं है ना। पहले हमारे पास कोई चारा नहीं था, ना सरकार का सपोर्ट रहता था, ना ऐसा कोई कानून था। तो हम फिर दरबार के आगे जाकर निदर्शन करते थे, उनको आह्वान देते थे। ये सब क्रिया हमने की है कई बाबाओं के बारे में, शकुंतला देवी के बारे में, गॉड कैन टेल करेक्ट फॉर्चून सो कैन शकुंतला देवी, ये दावा कर कर नागपुर में वो भविष्य बता रही थी। हमने उसको खदेड़ा, तब हमको यही करना पड़ा। पहले हमको निदर्शन करने पड़े, प्ले कार्ड्स लेकर सामने खड़ा रहना पड़ा, उसके निषेध करना पड़ा, फिर पुलिस में कंप्लेंट दायर करनी पड़ी, फिर पुलिस ने एफआईआर दाखिल किया, और फिर उसका आखिरी दिन का कार्यक्रम छोड़कर उसको भागना पड़ा। फिर यहाँ पायलट बाबा आए। पायलट बाबा 72 घंटे तो गड्ढे में रहे। उनका दावा था मैं गड्ढे में रह सकता हूं क्योंकि मैं जब मेडिटेशन में जाता हूं तो मुझे प्राणवायु की आवश्यकता नहीं होती है। 5000 पब्लिक इकट्ठा हुई। 5000 पब्लिक के सामने हमने आह्वान दिया, पुलिस और पब्लिक के सामने, कि आप ठीक है, हम कांच का घर तैयार करते, उसमें से प्राणवायु निकालते, उसमें आप बैठकर बताइए। उन्होंने तारीख दी पुलिस के सामने, पब्लिक के सामने। उस दिन फिर से लोग इकट्ठा हो गए, महाराज आए ही नहीं। महाराज वैसे भाग गए। सुंदरदास महाराज आए यहाँ, बहुत बड़े महाराज, राम सही पंथ के दबंग व्यक्ति, एकदम खुद बड़े मिलिट्री में बड़े अधिकारी रह चुके हैं। सब लोग डरते थे, बंदूकें लगाकर सबको भगाते थे। यहाँ पर आए, उनका दावा था कि मैं मोक्ष दिलाता हूं हर एक को। पुरुषों को 9 मार्ग से मोक्ष मिलता है, स्त्रियों को 10 मार्ग से मोक्ष मिलता है, और 10वां मार्ग यानी उनके साथ में सेक्सुअल संबंध रखना। ये बात हमने एक्सपोज की। उनको नागपुर छोड़कर भागना पड़ा। यहाँ 5 मिशनरी आए थे, चंगाई सभा उन्होंने आयोजित की थी। ये चंगाई सभा में उनका दावा था कि हम अंधे देखने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं। हमने उनके खिलाफ निदर्शन की, जबकि बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हुए थे। उसके बाद में हमने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत कंप्लेंट दायर की, पुलिस ने एक्शन ली, उनको अरेस्ट हुए। उसमें एक भारतीय थे रायबुर्डे नाम के, और 4 फॉरेनर्स। दुनिया में पहली बार वो तो अचरज में पड़ गए थे कि पूरे दुनिया में हम घूमते हैं और यहाँ ऐसे कैसा कानून हो सकता है और हमें अरेस्ट हो सकती है। ये पहले हमको करना पड़ता था, कोई चारा नहीं। अभी इतना कड़ा कानून है, केवल प्रचार और प्रसार करना गुनाह है। अगर आपका एक ऑडियो वीडियो भी मिल जाता है, आपका एक पर्ची भी मिल जाती है, उसके आधार पर कानून का पूरा खड़ा होता है और उसके आधार पर कानून लागू होता है, तो फिर जाकर वहां ये सभी करना, हमेशा के लिए पुलिस के सामने दिक्कतें खड़ी करना, क्योंकि पुलिस को तो सुरक्षा करनी पड़ती है। तो ये सब चीजें करने की क्या आवश्यकता है? भाई हम आपको पूरे प्रोटेक्टेड वातावरण में ये आह्वान देते हैं, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते। 40 सालों में हमने इतने बड़े बाबा एक्सपोज किए, छोटे मोटे हजारों बाबा एक्सपोज किए, आज तक हमने किसी को मार पड़ने नहीं दी, और हमको भी किसी ने अभी हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की। इसीलिए नागपुर को पोलखोल शहर कहा जाता है।
तो हम इस ढंग से काम करते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि भाई आप यहाँ आइए, आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी। देवेंद्र जी फडणवीस जो उनका दर्शन लेने के लिए गए थे, वे महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, नागपुर के पालक मंत्री है, पुलिस के चीफ है। आपको तो डरने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं। आइए पत्रकारों के सामने, सब लोगों के सामने ये सिद्ध कीजिए। वहां आपको अगर जानकारी दी जाती है, वो वहां हम ब्रेक कर सकते क्या? हमको मालूम है ना तरीके क्या है। हमने इतने बाबा एक्सपोज किए हैं ना, ये जानकारी देने वाले बाबा एक्सपोज किए हैं। इंदौर में नैनोद का बाबा था, रिक्शे वाले वहां तक जानकारी पहुंचाते थे, मैंने रिक्शे वालों को झूठी जानकारी दे दी, उन्होंने मेरा नाम लेकर मेरे बारे में सब झूठी जानकारी कही। लहरी बाबा आए थे वर्धा में, वो भी इसी ढंग से जानकारी इकट्ठा करते थे। हमने वहां उन तक झूठी जानकारी पहुंचाई, उन्होंने वो झूठी जानकारी रिपीट की। तो जानकारी के अलग अलग माध्यम प्राप्त करने के होते हैं, उनको अगर हमें रोकना होगा तो फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ही ये चुनौती अमल में लाई जा सकती है। इसलिए एक सुरक्षित वातावरण में, जो आपके लिए भी सुरक्षा होगी, हमारे लिए भी सुरक्षा होगी, जान की जोखिम का बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें कोई बदमाशी और ठगी न होने की गुंजाइश हो, ऐसी सुरक्षा, उस ढंग के वातावरण में ये चुनौती अमल में आनी चाहिए ना। आप तो अपने आदमी खड़े कर दे, मैंने पहचाना ऐसा चिल्लाना शुरू कर देंगे तो क्या करेंगे? तो इसलिए ये चुनौती उनको लोगों के सामने, पत्रकारों के सामने, पंचमंडल के सामने स्वीकारनी है। जो आपने चैलेंज दिया है वो उसकी हकीकत कितनी है? क्या आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के किसी जो उनसे जुड़ा है या जो उन तक ये चैलेंज जो आपकी जानकारी पहुंचा सकता है, उनसे किसी से आपने संपर्क करने की कोशिश की है अब तक? जी, उनमें से किसी ने संपर्क नहीं किया, क्योंकि वो सभी जो आयोजक मंडली है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे ढंग से जानती है। एक बात। दूसरी बात, मेरे कई पत्रकार मित्र ये चैलेंज हमने दिया, उसका पूरा पत्र तैयार किया था, वो प्रेस में दिया था, वो लेकर महाराज के पास गए, उसके ऊपर उन्होंने इंटरव्यूज लिए हैं महाराज के, तो महाराज तक ये पहुंचा है। अब जब प्रेस में जाता है, विज्ञप्ति जाती है, तो ये बात तो सीमित नहीं रहती ना, सब तक पहुंचती है। और उन्होंने अगर कहा होता उनमें से किसी ने कि हमारे पास भेजिए, तो हम उनके पास भेज देते। ऑलरेडी वो बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाई गई है, पब्लिश हुई है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आप कब से जानते हैं और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आपके निशाने पर हैं, जो इस तरह की चीजें जिसके बारे में आप बता रहे हैं? देखिए, पहले तो हमारे सामने कोई पर्याय नहीं था। जब मैंने 1982 में ये आंदोलन शुरू किया अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम से, तो मेरे कार्यकर्ताओं से लेकर हर व्यक्ति को मैं समझाता था कि हमारा काम है लोगों को समझाना, लोगों का प्रबोधन करना, और इसलिए लोगों का प्रबोधन करते करते उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट करना। ये काम करने के लिए जो जो आवश्यक बने वो हमें करना पड़ा। जब मैं व्याख्यान के लिए खड़ा होता था, मैं पहले से एक, लोगों को मालूम था, ऐसा वक्ता था, पत्रकार था, इसलिए लोग बड़े पैमाने पर पहचानते थे। व्याख्यान को हजारों की तादाद में लोग आते थे, और मेरे ही विदर्भ के 11 जिलों में कम से कम 200 चमत्कार करने वाले बाबा थे। अब बाबाओं को पता है वो क्या करते, लेकिन भक्तों को पता नहीं होता ना। हर कार्यक्रम में भक्त उमड़ते थे, हमें आह्वान देने ही पड़ते थे, आह्वान स्वीकारने पड़ते थे, उनको एक्सपोज करना पड़ता था। तो पहले भक्तों के दबाव के कारण कई बाबाओं को सामने आना ही पड़ा, मांत्रिकों को सामने आना पड़ा, जिनके शरीर में देव देवी आते हैं उनको सामने आना पड़ा, ज्योतिषियों को सामने आना पड़ा, और सबका पराभव हुआ। धीरे धीरे ये क्रेडिबिलिटी जब एस्टेब्लिश हुई पूरे महाराष्ट्र और आसपास के 2-4 प्रांतों में, तो बाबाओं ने आह्वान स्वीकारना बंद कर दिया, भागना शुरू कर दिया। ये चीजें हुई। तो लोगों को आह्वान करना और उनका धंधा बंद करना ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है आम जनता का प्रबोधन करना, उनको समझाना, उनमें साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट करना। उसके लिए ये पहले हमारी इनएविटेबल आवश्यकता थी, क्योंकि वो जबरदस्ती हम सिद्ध नहीं करेंगे तो इसका मतलब होगा वो बात सच है, इसलिए हमको सिद्ध करना पड़ता था। इसलिए हमने ये आह्वान प्रक्रिया बड़े पैमाने पर उपयोग में लाई है। लेकिन महाराष्ट्र में अभी इतना कड़ा कानून बनने के बाद ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 भारत में सबसे ज्यादा हमने उपयोग में लाया है, केंद्र का कानून है 1954 में, जो 86 से हम लगातार उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये कानून का हम बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं, लोगों का प्रबोधन करते हैं, और जब ऐसी चीजें इनएविटेबल होती है तब हम आह्वान देते हैं।
धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में मुझे पहले कोई जानकारी नहीं। मैं जो YouTube चैनल चलाता हूं उसमें काफी बार सवाल आते थे और इस ढंग से अपने आप पहचाना नहीं जा सकता था, ये मैं जाहिर तरीके से कहता था। इनसे बड़े दूसरे महाराजे पंडोखर, उनके बारे में नाम लेकर पूछा जाता था, तो उनके जवाब मैंने दिए हैं। पंडोकर महाराज के व्यक्ति ने, यानी उनके अधिकृत YouTube चैनल ने आह्वान स्वीकारा भी था, बाद में उन्होंने भाग लिए, तो ये हमेशा का होता है। फिर बाद में उन्होंने कहा कि महाराज ने नहीं स्वीकारा था, लेकिन उनका अधिकृत यूट्यूब चैनल ने आह्वान स्वीकारा था, फिर भाग गए वो। तो इसलिए मेरे रडार पर कोई नहीं, रडार पर कोई होने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ये कानून है। और हालांकि ये कानून पूरे देश में लागू होता है, क्योंकि महाराष्ट्र के एरिया में अगर इस बात की कोई प्रसिद्धि होती है तो उसको ये कानून लागू होता सर है। कहा जा इसलिए जी, महाराष्ट्र के एरिया में अगर यूट्यूब चैनल पर भी कोई चीज आती है, और यूट्यूब चैनल तो हर जगह जाता है, हर एक के मोबाइल में होता है, इसलिए ये कानून सबको लागू होता है। और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट तो पूरे भारत का कानून है। सर कहा बोलिए। जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आदमी को बिना जाने बिना सब कुछ उसके बारे में बता देते हैं, है ना? ऐसा क्या, ऐसे कई मामले क्या आपके सामने आए हैं, क्योंकि आप लंबे समय से ये अभियान चला रहे हैं? बिना जानकारी के कोई भी नहीं जान सकता। मैं सीधी बात कहूं, आप और मैं जो नहीं कर सकते दुनिया में कोई नहीं कर सकता, किसी में दिव्य शक्ति नहीं होती। ये ठीक है, हमको बचपन से ये संस्कार होते हैं कि जब व्यक्ति कोई भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो उसको सिद्धि प्राप्त होती है, और जिस व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है उसमें चमत्कार करने का सामर्थ्य आता है, उसमें भूत भविष्य वर्तमान अपने आप जानने का सामर्थ्य आता है, और रोगों की बीमारियां ठीक करने का सामर्थ्य आता है। ये संस्कार मुझ पर, आप पर, हर एक पर जो भारतीय वातावरण में, परिवेश में पलता बढ़ता है उस पर होता है, इसलिए लोग इस पर आसानी से विश्वास रखते हैं। यही ख्याति थी नैनोद के महाराज की। इंदौर से कुछ दूरी पर नैनोद का गांव है। नैनोद की देवी कर ये बहुत प्रसिद्ध थे। 1984 की बात है शायद। नई दुनिया के संपादक राहुल जी बारपुते जी ने वहां प्रोग्राम आयोजित किए थे, मैं वहां गया था। और तब मेरे बार बार मुझे कहा गया था, क्योंकि शंकरराव चौहान तब केंद्रीय गृह मंत्री थे और अभी अभी वो आकर गए थे, इसलिए बहुत चर्चा में थे बाबा। तो उन बाबाओं को जाकर मैंने जब एक्सपोज किया, तो जाते वक्त मेरे ध्यान में आया कि बाबा तक जानकारी पहुंचाने का काम शायद रिक्शे वाले करते हो, और जो बातें पेपर में छप कर आई थी उसके अलावा बाकी बातें मैंने उनसे की। जैसे कि मैं इंग्लिश का प्राध्यापक था, ये ऑलरेडी छप कर आया था, तो मैंने कहा कि नागपुर यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंग्लिश का मैं हूँ, मेरी शादी होने की है, शादी नहीं हो रही है, बच्चे होने चाहिए, मेरी बहुत इच्छा है। कई झूठी बातें मैंने कही थी जो पेपर में छप के आई है, उसके अलावा लोगों को सच लगे ऐसी बातें मैंने रिक्शे वाले के साथ में की। और जब बाबा के सामने गया तो मैं कतार में, करीबन मेरा नंबर 70वां 80वां नंबर होगा, 60 के ऊपर का नंबर था। बाप रे, 2.5-3 घंटे मुझे कतार में खड़ा रहना पड़ा, ऐसा मेरा दिमाग था। और बाबा कुछ समय के लिए बाहर गए और थोड़ी देर बाद आए तो उन्होंने लाउड स्पीकर पर डिक्लेयर कर दिया, वो नागपुर से इंग्लिश डिपार्टमेंट के यूनिवर्सिटी के बड़े हेड आए हैं इंग्लिश के, वो आगे आए। और फिर मेरा सब बताना शुरू कर दिया लाउड स्पीकर। मेरे सामने चमत्कार की किया, शंकर जी की मूर्ति निकाल कर मुझे दी, और मुझे उनके पास में खड़े रहने का मैंने उनसे पूछा कि मैं यहाँ खड़ा रह सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे अधिकार भी दे दिए। तो उनकी सब कारीगरी गया, मैं बारीकाई से देख रहा था। जब वहां बवाल खड़ा हुआ तब सभी ये चमत्कार बाबा के मैंने लोगों के सामने कर कर बताए, और जिन रिक्शे वालों को मैंने जानकारी दी थी वो मेरे प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो गए। हालांकि जो पत्रकार मेरे साथ आए थे वो सब भाग गए थे, क्योंकि बवाल इतना खड़ा हुआ, मारपीट की नौबत आई, उनके लठ वाले सब गुंडे थे। जो लड़के लड़कियां कॉलेज के मेरे साथ आए थे वो नहीं भागे, बाकी सब भाग गए। लेकिन जब मैंने बाबा के सभी चमत्कार लोगों को कर कर बताए जो मैंने नजदीक से देखे थे, तो फिर लोग उल्टे हो गए और रिक्शे वाले हमारे सुरक्षा के लिए खड़े हो गए, वही रिक्शे वाले जिन्होंने जानकारी पहुंचाई थी। ये सबसे बड़ी केस है। दूसरी वह है जो वर्धा की है, वहां पर लहरी बाबा आए थे और उनकी यही ख्याति थी कि वो सही जानकारी देते हैं लोगों की अपने आप। तो हमने पूरा टीम गई है हमारी, एक लड़के को हमने गूंगा बनाया, भास्कर ही था वे, उसका नाम था। उसको ट्रेन किया, भाई आपको चुप रहना है, कुछ भी नहीं बोलना, बाकी सब मैं करूंगा। और मैं पत्रकार कर कर वहां गया, उनका इंटरव्यू ले रहा था।
और वो उसके लिए बार बार बोल रहे थे ये गूंगा लड़का है, ऐसा है, सब गलत जानकारी, यही इसी ढंग की शादी होने की, अमुक है तमुक है तमुक है, ऐसी सब झूठी जानकारी मैंने दे दी। वो सब जानकारी उन्होंने रिपीट की। पत्रकार कर कर मैंने उनका इंटरव्यू, छोटा मोटा पत्रकार हूँ, आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ ऐसा कहा, उनका इंटरव्यू मैंने लेने लग गया। तब वो कह रहे थे कि अभी अभी यहाँ के एसपी मेरे पैरों पर माथा टेक कर गए हैं वगैरह, ऐसा दावा वो कर रहे थे। और हमारा ये जो लड़का था उसके पेशेंस छूट गए। जब महाराज उसको बार बार बोलने लग गए, ऐसा बोलने की कोशिश कर, आ बोल आ बोल आ बोल, तो 1.25 घंटे के बाद में उसके पेशेंस छूट गए, उसने गाली देना शुरू कर दिया एकदम से। दबंग लड़का था थोड़ा। और फिर हमारा भांडा वहीं फूट गया। तो हमने तुरंत फिर महाराज पर एक्शन लेने का उनको कदम उठाना पड़ा। मैं सीधा एसपी साहब के पास गया, लोहार नाम के एसपी थे, उनके सामने वो वीडियो रखा, सॉरी तब ऑडियो था, ऑडियो रखा। भाई वो कह रहा है कि आप उनके चरणों पर माथा टेकते हो, आप उनके भक्त हो। एसपी ने मुझे वहां बिठा के रखा, चाय खिलाया, चाय नाश्ता खिलाया, और तब तक महाराज को पुलिस की गाड़ी में बिठाकर डिस्ट्रिक्ट के बाहर छोड़कर आ गए। फिर उसके बाद में उनके साथ में मेरे अलग पंगे हुए, और मैंने फिर वो जो उन्होंने किया था, उस वक्त हमारे पास कानून नहीं था, जादू टोना विरोधी कानून तो था ही नहीं, लेकिन ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट की भी हमको जानकारी नहीं। वो तो नागपुर में अपवाद से हमको मिल गया था। सर, तर्कहीन बातें करने वाले कथित धर्म गुरुओं के पास लोग क्यों जाते हैं? मैंने पहले ही कहा कि मैं खुद एक बहुत ही अंधविश्वासी व्यक्ति था। सभी प्रकार के अंधविश्वास मुझ में थे। मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था तब मुझे भूत लगा था और मांत्रिक ने उतारा था। मैं किसान परिवार का बेटा हूँ। मेरे पिताजी वैसे विनोबा के सेक्रेटरी रह चुके हैं, लेकिन बहुत अंधविश्वासी थे। कई बाबा मेरे पिताजी के कारण बड़े बाबा बने। तो मैं बहुत नजदीक से देखते आया हूँ, उस मानसिकता को मैं बहुत अच्छे ढंग से पहचानता हूँ। मैंने जो पहली बात आपको कही कि हमको बचपन से सिखाया जाता है कि जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करता है, कोई भी माध्यम, मेडिटेशन हो, कुछ भी हो, भक्ति हो, भजन पूजन हो, तो किसी भी माध्यम से भगवान को प्राप्त करने के समय सिद्धि प्राप्त होती है, और ये क्षमता है प्राप्त होती है। ये आम व्यक्ति की धारणा होती है, और ये बाबा हमारा नसीब बदल सकता है, ये भी हमारा विश्वास होता है। बाकी किसी भी धर्म में इंसान भगवान नहीं बन सकता। केवल हमारी हिंदू कल्चर है जिसमें यह माना जाता है कि इंसान खुद भगवान बन सकता है, भगवान की सभी क्षमताएं उसमें आती है। तो ये जो बचपन से हमारे संस्कार होते हैं वो इतने गाढ़े होते हैं, और तार्किक विचार करने की हमारी क्षमता हमेशा दबाई जाती है। एजुकेशन के माध्यम से भी वो विकसित नहीं हुई। हमारे ब्रेन में दोनों क्षमता है। हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर में तार्किक क्षमता है, तार्किक विचार करने की क्षमता है। राइट हेमिस्फीयर में जैसे कि वैसे बात स्वीकारने की क्षमता है। जो हमें किसी ने कहा, हमारे ऋषि मुनि ने कहा, वैसे के वैसे हम स्वीकारें, एक्सेप्ट करें। इसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। कॉन्शियस माइंड तार्किक विचार करता है। तो ये तार्किक विचार करने की क्षमता हमारी कभी भी उजागर ना हो, इस ढंग से हम पर संस्कार होते हैं। एजुकेशन के माध्यम में भी वही संस्कार होते हैं। हमारे यहाँ जो विज्ञान पढ़ते हैं उनको भी केवल सिखाया जाता है, पढ़ो, रटो और करो, सवाल मत पूछो। तो तार्किक विचार हमारे डेवलप ही नहीं होते हैं। इसलिए हमने जो सुनी सुनाई बातें होती है उस पर इजीली विश्वास रखते हैं, उनको जांचते नहीं है, परखते नहीं है, और इन चीजों के पीछे का विज्ञान हमें मालूम नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर मैं दूंगा, जैसा मैं नैनोद के बाबा के पास गया था, तो वो हर व्यक्ति को, जो भी स्त्री गर्भवती है उसको बोलते थे तुम्हारे पेट में लड़की है। वो स्त्री घबरा जाती थी, लड़की होना इन्हें बहुत बुरा माना जाता है। जाओ, बाबा के चरणों पर तुमने माथा टेका है, जाओ, तुम पर बाबा प्रसन्न है, तुम्हारे पेट में लड़की है, उसका लड़का हो गया। लेकिन देवी का व्रत ठीक ढंग से करना। देवी के व्रत में आप गलती करोगी, फिर मेरा आशीर्वाद नहीं सफल हो। और लोग मानते थे लड़का हुआ तो बाबा की आशीर्वाद के कारण लड़का। बाबा ने लड़के थी, उसका रूपांतरण लड़के में कर दिया। ये बाबा का धंधा क्यों पलता फूलता है? नेचर का नियम है कि आइदर स्त्री को लड़का होगा या लड़की होगी। 50% चांसेस है। यानी कहने का मतलब ऐसा कि बाबा के पास अगर कुछ माह में 1000 स्त्रियां आती है गर्भवती है, और बाबा उनको आशीर्वाद देते हैं, तो उनमें से 500 स्त्रियों को लड़का होने की गुंजाइश है, 500 स्त्रियों को लड़की होने की गुंजाइश है।
तो जो 500 स्त्रियों को लड़का होता है वो मानती है कि उनको बाबा के आशीर्वाद के कारण ही लड़का हुआ, और उस व्यक्ति को 500 में से जो एक स्त्री होती है उसको 100% लड़का होता है ना, वो 50% नहीं होता है। वो तो जोर जोर से चिल्लाती है, लड़का हुआ 5,000 स्त्रियों तक ये बात फैलती है। जिन लड़कियों को, यानी जिन लड़कियों को या स्त्रियों को लड़की होती है वो क्या करती है, वो ऐसा मानती है कि बाबा ने कहा था देवी का व्रत ठीक ढंग से करना, मेरी कोई गलती हो गई इसलिए मेरा आशीर्वाद नहीं फला। और ये मैं कल्पना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरव्यूज ले रहा था, उसमें एक साइकोलॉजी की सेकंड ईयर को पढ़ने वाली लड़की का मैं इंटरव्यू ले रहा था, और वो ऐसा मान रही थी कि उसको जब वो आई तब उसके पेट में लड़की थी, बाबा ने उसका लड़के में रूपांतरण कर दिया, और उस किसी गंदी औरत के, यानी 4 दिन बाजू में बैठती है औरत एमसी के पीरियड में, उसको गंदी औरत कहते हैं, किसी गंदी औरत के हाथ लग गए, इस कारण मेरा आशीर्वाद नहीं फला। यानी वो ये मानती थी कि 4 माह की गड़ी उसकी बेटी, उसके पेट में 4 माह की थी तब बेटी थी, बाद में उसमें पेट में बेटा हुआ, और फिर 7वें 8वें माह में कभी तो भी वो गंदी औरत के हाथ लग गए, इसलिए फिर से बेटे का रूपांतरण बेटी में हुआ, ऐसा वो मानती थी। साइकोलॉजी के सेकंड ईयर में पढ़ने वाली ये लड़की थी, उसका इंटरव्यू मैंने बाकायदा पेपर में छापा है, मेरी किताबों में। तो कहने का मतलब ऐसा है कि लोग इस ढंग से विश्वास रखते हैं कि मेरा आशीर्वाद नहीं फला क्योंकि मेरी गलती है, इसलिए जो 500 स्त्रियों को लड़की होती है वो बाबा की बिल्कुल बदनामी नहीं करती। ये भक्तों की मानसिकता होती है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर 100 की संख्या है तो 30 से लेकर 70 तक फ्लक्चुएट होती है। यानी मेरे जमाने में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमको सवाल आते थे, होए किंवा नाही टिक मार्क करा, हाँ या ना टिक मार्क करो। मुझे अगर एक भी सवाल का जवाब नहीं आता और मैंने 100 के 100 जवाब अगर हाँ टिक मार्क किए, मेरी योग्यता तो 0 की है, लेकिन मुझे 30% से लेकर 70% मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये बाबाओं की ये जो साइंस है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये हमें समझ में आने के बाद ही विज्ञान का बहुत विकास हुआ है, क्योंकि इससे ज्यादा जब रिजल्ट्स आते हैं तभी इसमें कुछ तो भी दम है कर उसमें रिसर्च होता है। तो ये 30 to 70% जो पॉसिबिलिटी होती है उसके आधार पर इन बाबाओं का धंधा चलता है। दूसरा, हमारे 55% बीमारियां ये साइकोलॉजिकल होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये नंबर्स। मैं खुद हिप्नोथेरेपी सिखाता हूँ, साइकोलॉजिकल थेरेपीज मैं सिखाता हूँ, वो मेरा व्यवसाय है। हमारे 55% आज बुखार बीमारियां ऐसी है जिस पर साइकोलॉजी का प्रभाव होता है। साइकोलॉजिकल बीमारियां होती है जिसको साइकोसोमेटिक कहते हैं, मनोकायिक बीमारियां होती है उस कारण। अब एक व्यक्ति है पूरी कतार में लगा है बाबा के पास, उसको पहुंचना है, उसका पेट दर्द दे रहा है या फिर सिर दर्द दे रहा है, और वो घर से निकला है, 2 दिन पहले निकला है, यहाँ पहुंचा है, बाबा की कतार में 1000 लोग खड़े हैं, इसका नंबर आने के लिए 5 घंटे लगते हैं। 5 घंटे तक उसके दिमाग में बाबा के पास जाऊंगा, बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, बाबा के पास जाऊंगा, बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, बीमारी ठीक हो जाएगी। बाबा के पास जाता है, चरणों पर माथा टेकता है, कहता है बाबा मेरा सिर बहुत दर्द देता है। बाबा निकालता है एक सेंगदाना, उसके हाथ में टिका देता है, मूंगफली का दाना, और कहता है ये खा, ठीक हो जाएगा। ये सेंगदाना खाता है और थोड़ी देर में इसको अच्छा लगता है। ये है सजेशन स्वीकार। इंसान जब बहुत ही इमोशनल होता है तो वो हाईली सजेस्टिबल होता है। भक्ति ये भी एक इमोशन है, ये इमोशनल है और इतना सजेस्टिबल है क्योंकि इतने घंटे से मैं बाबा के चरणों पर माथा टेकते ही मुझे ठीक लगेगा। वो शेंगदाना खाते ही, मूंगफली का दाना खाते ही इसको ठीक लगता है। ये शेंगदाने के कारण या मूंगफली के दाने के कारण ठीक नहीं लगता है, उसके खुद के अपने सजेशन के कारण ठीक लगता है। तो ये सजेशन का जो सामर्थ्य है, इसके कारण 55% बीमारियों में बाबाओं के प्रभाव दिखते हैं, इसमें बाबा का कोई संबंध नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं लोगों को कि भाई आप घर में पूजा करिए ना, घर में एकाग्रता से प्रार्थना कीजिए, भगवान को हाथ जोड़िए, मेरी बीमारी ठीक कर दे, मेरी तबीयत ठीक हो दे, वगैरह वगैरह बोलिए, उसका आपको प्रभाव मिलेगा। क्योंकि एकाग्रता से जो बात अपने आप को कहते हो, सजेस्टिबल होने के कारण वो ज्यादा प्रभावी ढंग से अमल में आती है। क्यों बाबाओं के पास जाते, उनमें कोई सामर्थ्य नहीं होता है। मैं कभी भगवान के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, प्रार्थनाओं के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, उल्टा लोगों की जो श्रद्धाएं हैं उनका उपयोग उन्होंने कैसा करना चाहिए ये सिखाता हूँ, और अपने आप को ठगी से बचाओ। इसलिए मैं विवेकानंद जी का नाम लेकर हमेशा बोलता हूँ, सावरकर का नाम लेकर हमेशा बोलता हूँ, जबकि मैं अपने आप को गांधीयन कहता हूँ इसके बावजूद। तो ये सब चीजें समझाने के लिए इसका उपयोग मैं करता हूँ। सर, अंधश्रद्धा कानून
जो पूरा ये कानून है उसकी कहानी क्या है, और महाराष्ट्र में ये कानून क्या वाकई अमल में है, और इसके प्रचार के लिए क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में ये कानून जो बनने की कोशिश हुई वो बहुत पुरानी कोशिश है। यानी केवल अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने ही ये कोशिश की, ऐसा नहीं। जैसे हमारे यहाँ बीटी देशमुख नाम के एक बहुत ही ताकतवर प्राध्यापक एमएलए थे, उन्होंने भी ये कानून लाने की कोशिश की, कई लोगों ने की, क्योंकि महाराष्ट्र में पुरोगामी विचारों की एक परंपरा है, लेकिन उसका कभी रूपांतरण या फिर कानून नहीं बन पाया। 2005 में पहली बार ये कानून सम्मत हुआ विधानसभा में। हमारे यहाँ असेंबली है, उसमें तब नितिन जी गडकरी भाजपा के अध्यक्ष थे यहाँ पर, उनका पूरा सपोर्ट मिला। नितिन जी और हम कॉलेज के जमाने से दोस्त हैं, मैं तरुण भारत से जुड़ा रहा हूँ, वो विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं, इस कारण भी हमारे संबंध थे। बहुत सुलझे हुए विचारों के हैं, वो कोई आग्रही नहीं होते किसी विचारों के बारे में। तब उन्होंने समर्थन दिया था, और उनके समर्थन के कारण और शिवसेना के लोगों के समर्थन के कारण 2005 में असेंबली में ये कानून सम्मत हुआ था। उस कानून के समय ही मैं करीबन 100 एमएलए से मिला था, सभी पार्टियों के अध्यक्षों से मिला था, उनको कन्विंस किया था, और उस कारण वो कानून बन पाया था। लेकिन विधान परिषद में आके वो अटक गया, वो फिर पॉलिटिक्स में अटक गया। फिर 2013 में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, जो मेरे एक जमाने में मेरे साथी थे, मैंने 82 में ये संगठन शुरू किया, 87 में वो मेरे साथ आए, 2 साल मेरे साथ काम किया, 90 में उन्होंने अलग से काम शुरू किया। तो उनका मर्डर हुआ। मर्डर होने के बाद में जो लोग ये कानून बनाना चाहते थे उनको एक अवसर मिल गया, और उन लोगों ने कैबिनेट में आग्रह से ये बात रखी कि हमने ये कानून बनाना चाहिए जो पेंडिंग है इतने दिनों से। और जो लोग विरोध करते थे कैबिनेट में, उनको लगा कि वातावरण ऐसा नहीं है कि विरोध किया जाए, और लास्ट टाइम में भी ऑर्डिनेंस लाया था, फिर वो ऑर्डिनेंस आगे रहा नहीं, तो ये इस टाइम भी ऐसा ही होगा। तो ऑर्डिनेंस लाना चाहते, लाने दो, उससे क्या बिगड़ता है। मुझे मालूम था पॉलिटिक्स में कानून कहाँ अटका हुआ है। जब तक सभी पार्टियों का इसको समर्थन नहीं मिलेगा तब तक ये कानून नहीं बनेगा, ये मुझे पता था। इसलिए सबसे पहले मैं उद्धव ठाकरे जी, जो शिवसेना के प्रमुख थे, उनसे मिला। 2.5 घंटे तक हमारी चर्चा चली। उनके पास में सब लोग ऑब्जेक्शन लेकर जाते थे, उन्होंने हर ऑब्जेक्शन के बारे में पूछा, बहुत सेटिस्फाई हुए, और उन्होंने कहा कि मेरे आजोबा का यानी प्रबोधनकार ठाकरे जी के विचारों का ये कानून है, ये सर्वसहमति से बनना चाहिए, और लोगों के इसके बारे में जो भी गलत फहमियां हैं वो दूर करने के लिए मैं आ गया हूँ। फिर मैं देवेंद्र फडणवीस जी से मिला, उनसे मेरे काफी पुराने संबंध थे, उनके पिताजी के साथ में इमरजेंसी के बाद में मैंने काम किया है। इमरजेंसी में मैंने इंदिरा गांधी जी का विरोध किया था, इसलिए जेल में था 10 महीने, तो इस कारण उनके पिताजी के साथ में मेरे अच्छे संबंध थे। आरएसएस वाले और हम सर्वोदयी लोग और समाजवादी लोग सब उन दिनों में जेल में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में साथ में थे। तो देवेंद्र जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से कानून समझा। वे खुद अभी पार्टी के अध्यक्ष थे 2013 में, और वो खुद अच्छे वकील हैं, इसलिए बहुत बारीकियों से उन्होंने समझ लिया, और उन्होंने भी इसका समर्थन किया। आरपीआई के तीनों गुट, रामदास जी आठवले, प्रकाश जी आंबेडकर और जोगेंद्र जी कवाड़े, रामदास जी तो हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छे ढंग से काम करते आए हैं, तो सबने इसका समर्थन किया। सारे पार्टियों के समर्थन से 2013 में ये कानून बना। दिसंबर में दोनों सभागृहों में, अपर एंड लोअर में, ये पारित हुआ। उसके बाद में तुरंत 2014 में जादू टोना विरोधी कानून प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति गठित हुई, जो मेरे ही लेटर के आधार पर गठित हुई, जिसमें मैं सह-अध्यक्ष हूं। अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री है, उपाध्यक्ष राज्य मंत्री है, और बाकी सब चीजें मैंने आपसे कही है। ये कमेटी का उद्देश्य ये था कि ये कानून का प्रचार हो, प्रसार हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों तक पहुंचे। उसके लिए तब के उप मुख्यमंत्री अजित जी पवार, उन्होंने 16.5 करोड़ रुपए सैंक्शन भी किए थे। हालांकि सामाजिक न्याय विभाग का जो टोटल बजट है वो 16,000 करोड़ का बजट, तो 16,000 करोड़ का बजट होने के कारण 16 करोड़ वगैरह ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम की शुरुआत उस बहाने हो जाए। लेकिन कुछ कारणों से ये पैसे उपलब्ध नहीं हो सकते थे, क्योंकि जो भी दिक्कतें शासकीय होती है उसके कारण, तो हमें केवल 1 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दिए गए, और उसके आधार पर हमने सभी जो महाराष्ट्र के सभी जो डिस्ट्रिक्ट्स है 36, उसमें हमने जाहिर सभा का आयोजन किया। मेरी हर जाहिर सभा में बहुत बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, मेरे लिए भीड़ इकट्ठा होना ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं खुद बहुत ओवरवेल्म था
जादू टोना विरोधी कानून और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये नाम से हम इसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, बहुत कम बजट खर्चा कर रहे हैं, और इसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर लोग समझने के लिए आ रहे हैं। उसके साथ में हमने 200 वक्ता ट्रेन किए, 400 स्कूलों और कॉलेजेस में कार्यक्रम लिए, और उस पुलिस का ट्रेनिंग करना था। तभी सरकार बदल गई, देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री बने, और उनका ही आग्रह था, क्योंकि उन्होंने और उद्धव जी ठाकरे जी ने मुझे सवाल पूछा था कि आप जो इंटरप्रिटेशन हमको कह रहे हो उसके कारण हमको ये कानून को सम्मति देनी चाहिए, ऐसा लग रहा है, लेकिन यही इंटरप्रिटेशन पुलिस अमल में लाएगी, इसकी क्या गारंटी है। तब मैंने कहा था कि सभी दक्षता अधिकारी और उच्च अधिकारियों का मैं ट्रेनिंग करने वाला हूं, मैं खुद उनको समझाऊंगा। और देवेंद्र जी फडणवीस जब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे, उन्हीं के जमाने में 40 पुलिस ट्रेनिंग हुए, हर डिस्ट्रिक्ट में वो हुए, हर कमिश्नर एरिया में वो हुए, सभी बड़े अधिकारी उसको हाजिर रहते थे, और 7 घंटे ये ट्रेनिंग चलता था। ये ट्रेनिंग में 2 हिस्से थे, पहले खुद के अंधविश्वास दूर करना, यानी पुलिस भी अंधविश्वासी होते हैं, इसी वातावरण से आते हैं, तो पूरे अंधविश्वास दूर करना, और दूसरी तरफ कानून की बारीकियां उन तक पहुंचाना। ये बहुत सुंदर तरीके से ट्रेनिंग हुए। लेकिन उसके बाद में शायद हमारे देवेंद्र जी फडणवीस जो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे, उन पर ऐसे कुछ दबाव आए कि इस कमेटी का काम आगे चल नहीं पाया, जबकि उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुरंत उनको 10 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दिए जाएंगे और कमेटी का काम बहुत अच्छे ढंग से होगा। प्राइवेट में उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया था, उन पर कोई दबाव नहीं था। ध्यान में आता है पॉलिटिकल काफी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो 5 साल तक वो रहे, तब तक ये काम नहीं होगा, ये जब मेरे ध्यान में आया। पहले 3 साल तो मैंने चक्कर काटे बहुत मंत्रालय के, लेकिन उसके बाद में मैंने यूट्यूब चैनल पर पूरी ताकत झोंक दी और यूट्यूब चैनल खड़ा कर दिया। फिर सरकार बदली, फिर शिवसेना और हमारी राष्ट्रवादी और कांग्रेस की जो सरकार आई, उसमें अजित पवार जी फिर से उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने तुरंत पैसे सैंक्शन किए, 12 करोड़ रुपए। हमने काम शुरू करना था 1 अप्रैल 2020 से, और फिर 24 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ, 2 साल कुछ नहीं हो सका। उसके बाद में फिर काम से शुरुआत हुई, अभी 6 महीने, यानी इस साल में शुरुआत के 4 महीने में हमने काम के लिए बड़े अच्छे ढंग से शुरुआत हुई थी। 22 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी ने। काम की बहुत अच्छे ढंग से शुरुआत हुई और सरकार बदली। गए 6 माह से मेरे मंत्रालय को मंत्री ही नहीं है, मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे उसके मंत्री है, और उनके पास इतना समय नहीं होता है कि सब चीजों के लिए वो समय निकाले, तो काम वहां के वहां है, ये स्थिति है। हालांकि ये कमेटी के माध्यम से बहुत इफेक्टिवली प्रबोधन हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत इफेक्टिवली हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत पुरोगामी संगठन के कार्यकर्ता है। मेरे ही संगठन के 40 से ज्यादा ऊपर वक्ता है। पूरे महाराष्ट्र के पुरोगामी संगठन के लोग इसके साथ में जुड़ने के लिए तैयार है। उनको हमने ट्रेन किया है, वे वक्ता तैयार कर कर बैठे हैं, लेकिन काम के लिए बजट लेना और वो आगे सब चलना, इसके लिए जो वातावरण है वो अभी तक स्टैग्नेंट है। रहा सवाल इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है। 1000 के आसपास केसेस आज तक इसके दर्ज हुई है। जब छोटी मोटी चीजें होती है तो पुलिस तुरंत केस दर्ज करती है। खासकर मेरे ट्रेनिंग से जो पुलिस अधिकारी गए हैं वो तो बहुत उत्साह से करते हैं, क्योंकि मुझे बार बार फोन आते हैं, सर ये दिक्कत है, क्या करना है, कैसा है, क्योंकि उनके साथ में मैं जुड़ा हूँ, अभी भी कमेटी का मैं सह अध्यक्ष हूँ, इसलिए मुझे पता चलते रहता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी केस दायर हो रही है, तो इसलिए उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अब ये ऐसी बड़ी जब चीज आती है, इतने बड़े लोग कि जहां नितिन जी गडकरी भी खुद जाकर आशीर्वाद लेने के लिए जाए, खुद देवेंद्र फडणवीस जी आशीर्वाद लेने के लिए जाए, तो पुलिस पर काफी दबाव होता है। लेकिन कानूनन अपराध दर्ज करना, एफआईआर दर्ज करना, ये मैंडेटरी है, पुलिस अधिकारी को ये करना ही होगा। इस कानून में एक और बात है, अगर आप ये कानून में उल्लंघन की हुई चीजों को अगर कोई अप्रत्यक्ष सहयोग देता है तो वो भी इक्वली कानूनन अपराध ठहराया गया। तो मैं दक्षता अधिकारी को, विजिलेंस ऑफिसर को ये समझाता हूँ कि ये क्लॉज के कारण आप पर भी केस हो सकती है, क्योंकि आपका कर्तव्य एफआईआर दाखिल करने का और बाकी की कार्रवाई करने का, लेकिन आपने नहीं किया, इसका मतलब आपने अप्रत्यक्ष उसको सहायता दी है, इसलिए आप पर भी ये केस दायर हो सकती है और आपको 6 माह तक की सजा हो सकती है। अगर एक बार किसी पुलिस अधिकारी को इस ढंग की सजा हो जाए तो नौकरी में भी नहीं रह पाएगा। ये बात मैं समझाता हूँ। यहाँ के एडिशनल, यानी यहाँ के जो हमारे एसीपी है,
उनको ये बात मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाई, और उन्हीं को नहीं, सीपी को भी मैंने बताया, हमारे पुलिस कमिश्नर को भी बताया कि एसीपी पर ये दायर हो सकता है गुना, क्योंकि ऑलरेडी औरंगाबाद हाईकोर्ट का ये निर्णय आ चुका है। बात ऐसी हुई थी कि हनुमान यंत्र बेचने की जाहिरात प्रसिद्ध हो गई थी और उसके खिलाफ कंप्लेंट्स आए। वो कंप्लेंट्स मेरे तक आए, मैं कमेटी का सह अध्यक्ष होने के नाते मैंने पुलिस की और या कानून यानी हमारे यहाँ के जो भी लॉयर्स होते हैं सरकार के, उनके साथ में बैठक की, उनको समझाया कि दोनों कानून के तहत आपको गुनाह दायर करना ही पड़ेगा क्योंकि ये होता है। लेकिन उन्होंने नहीं किया, शायद उन पर कोई प्रेशर्स थे, तब भी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं किया। उन्होंने औरंगाबाद हाईकोर्ट में एक केस की, न्यायमूर्ति नलावड़े, न्यायमूर्ति शेजवड़कर, ऐसे दो न्यायमूर्ति ने रिजल्ट दिया। इसमें उन्होंने पुलिस को बहुत लताड़ा, सरकार को लताड़ा, एक्शन लेने के लिए आदेश दिए, और केवल एक्शन लेने के लिए आदेश नहीं दिए, तो उन्होंने ये भी आदेश दिए कि इस ढंग की एक कमेटी फॉर्म करो, इस ढंग के जाहिरातों के ऊपर जो ध्यान रखेगा और एक्शन देगा। तब उन्होंने पुलिस को लताड़ते वक्त कहा कि पुलिस को हम कोई अभी शिक्षा नहीं देना चाहते, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो फिर उनको अलग ढंग से सोचना पड़ेगा। तो वो निर्णय भी बहुत व्यापक आ गया। ये व्यापक निर्णय में उन्होंने कहा है कि भगवान के नाम पर अगर कोई आश्वासन देता है कि मैं आपका भला कर दूंगा, या यंत्र के कारण या भगवान के नाम के कारण आपको बच्चा होगा, आपकी शादी होगी, आपको नौकरी मिलेगी, ऐसा भी कोई आश्वासन देता है तो ये कानूनन जादू टोना विरोधी कानून के तहत अपराध है। हाईकोर्ट का जजमेंट ये स्टेट के लिए कानून बनता है, तो ये कानून का दायरा औरंगाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ा दिया है। तो इसलिए पुलिस के लिए मैंडेटरी है, उनको आज नहीं कल तो एक्शन लेनी पड़ेगी। दबाव के सामने वो झुकेंगे, तो मैंने एसीपी साहब को ठीक ढंग से समझाया कि सीपी छूट जाएंगे, गृह मंत्री छूट जाएंगे, लेकिन आप कानून के दायरे में अटक जाएंगे। अब मेरा काम तो मैंने किया है, अब आगे का काम पुलिस का है। सर आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों का ये आरोप है और कहना है कि कहीं ना कहीं मामला हाई प्रोफाइल है, कई सारे नेता, कई सारे मंत्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास जाते हैं, वहां अपना नतमस्तक करते हैं, तो इस वजह से ये पॉपुलैरिटी देखते हुए इनको निशाना बनाया गया है। इस पर आपका क्या कहना है सर? आखिरी सवाल। भाई, हर बाबा के पास बड़े बड़े मंत्री जाते हैं। शंकरराव चौहान महाराष्ट्र में दो बार मुख्यमंत्री थे, कई सेंट्रल में कई खातों के मंत्री रह चुके, गृह मंत्री रह चुके, सुरक्षा मंत्री भी रह चुके। उनके 4 बाबा मैंने एक्सपोज किए। गुलाब बाबा, ये नैनोद का बाबा, सत्य साई बाबा के खिलाफ तो हमेशा बोलते आए। अब ये इनके बाबा एक्सपोज करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं आया। जिन्होंने ये कानून बनाया, सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे, उनके सही से ये कानून बना, वे खुद सत्य साई बाबा के भक्त हैं और उन्होंने जादू टोना विरोधी कानून बनाया, किसी प्रेशर के आगे नहीं झुके। विलासराव देशमुख खुद सत्य साई बाबा के भक्त थे, उनके जमाने में विधानसभा में यह कानून सम्मत हुआ था। इसलिए मैं पॉलिटिकल लीडर्स को बहुत नजदीक से देखता हूं, उनकी दुविधा और मजबूरी को समझता हूं। इसीलिए जब मुझे यह सवाल पूछा जाता है कि नितिन जी गडकरी और देवेंद्र जी फडणवीस इस महाराज के पास गए थे, तो क्या उनके बारे में आप आक्षेप नहीं लोगे? तो मैं आक्षेप नहीं लेता हूं। राम कथा थी, गए थे वो, उनका जाना स्वाभाविक है, क्योंकि जहां बड़े पैमाने पर लोग होते हैं वहां पॉलिटिकल लीडर जाते हैं। उनको भाई लोगों के वोट्स मांगने होते हैं, मुझे वोट्स नहीं मांगने, इसलिए मैं कुछ भी बोल सकता हूं। इसलिए उनकी ये मजबूरी है, लोगों के साथ में उनको जुड़ना पड़ता है, लोगों के साथ में जुड़ने का ये एक उनका तरीका है, ये मैं मानता हूं। इसलिए इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन मेरा दूसरा अनुभव है ना, आज तक हमने इतने बाबा एक्सपोज किए, कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स बीच में नहीं आए। शंकरराव चौहान के इतने बड़े बड़े, शकुंतला देवी भी, उन्हीं के फोन के कारण पुलिस ने, कमिश्नर ने उनको बिठा के बाहर भेज दिया था, लेकिन उन्होंने हमारे काम में कभी अड़चन निर्माण नहीं। तो ये भी मैं देखता हूं, क्योंकि उनको एक तरफ समझता, मैंने जैसा जाहिर स्टेटमेंट मैंने किया कि जैसा देवेंद्र जी को समझेगा, देवेंद्र जी फडणवीस जी को समझेगा और नितिन जी गडकरी जी को समझेगा कि भाई इसमें ठगी हो रही है, तो इसका समर्थन नहीं करेंगे।
और अभी तक उन्होंने समर्थन नहीं किया है। इतना बवाल मचा है, लेकिन एक भी स्टेटमेंट उनकी ओर से नहीं है, भाजपा की ओर से नहीं। एक स्टेटमेंट यहाँ के हमारे पेपर में छपा लोक सत्ता में कि यहाँ के भाजपा के प्रवक्ता ने कुछ बातें कही, तो मैंने तुरंत उनको फोन लगाया। मैंने बोला आपका नाम आया है, गोस्वामी उनका नाम है, क्या भाजपा की ओर से आप ये दे रहे हो स्टेटमेंट? बोले नहीं, इसका कोई संबंध नहीं भाजपा से, मेरा नाम गलती से डाल दिया है, भाजपा का इससे कोई संबंध नहीं। ना हम भाजपा को इसमें खींच रहे हैं, ना इन लीडर्स को इसमें खींच रहे हैं, क्योंकि हम क्यों खींचे अपने पीछे, क्यों विरोधियों को खड़ा करें? उनमें जो अच्छाई है उसका फायदा हमने लेना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। आपको इतना यानी मैं लोगों को कहता हूं कि आपको इतना आसान लगता है क्या बीजेपी ने इस कानून का समर्थन किया, शिवसेना ने इस कानून का समर्थन किया? मैं बार बार कोशिश करते गया और उसके परिणाम निकले, क्योंकि हर पॉलिटिकल लीडर्स में कुछ अच्छा करने की इच्छा होती है, उसका फायदा हमने उठाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और इसलिए वो इनके हैं, इसलिए मैं जाकर उनको एक्सपोज करूं, इसमें तो कोई मतलब नहीं। हर बाबा के पास में बड़े लोग जाते हैं, गुलाब बाबा के पास में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरसिंह राव भी आते थे, उनको मैंने बड़े पैमाने पर एक्सपोज किया। तो हम इसका विचार नहीं करते, और मेरा आज तक का अनुभव ऐसा है कि हमारे काम में कभी भी पॉलिटिकल लीडर्स दखल अंदाजी नहीं देते। ना हम उन पर टीका करते हैं, ना उन पर यानी उनको कटघरे में खड़ा करते हैं, और ना हमारे काम के बीच में वो आते हैं। थैंक यू सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे सब लोगों से बात करने का अवसर दिया है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं लल्लन टॉप का बहुत फैन हूँ, थैंक यू सर। हमेशा देखते रहता हूँ।